इस कॉन्क्लूडिंग ओरिएंटेशन समापन समारोह कार्यक्रम में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और नॉमिनेटेड हमारे माननीय सदस्यगण, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के ओएसडी मुकुल पांडे जी, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रों, उपस्थित देवियों और सज्जनों, निश्चित तौर पर यह 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल और एडुकेटिव रहा होगा, यह मेरा यकीन है। और मैं खुद अपने यकीन से यह कह सकता हूं। आपकी उपस्थिति भी इस बात का प्रमाण है कि आपने बहुत रुचि के साथ दोनों दिनों के सेशन में हिस्सा लिया। मेरा विश्वास है और मेरा निजी अनुभव रहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद राज्यसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्य सदन के कामकाज, खास तौर से सदन के जो विभिन्न डिवाइसेज हैं, उनका उपयोग नियमों और प्रक्रियाओं, रूल्स और प्रोसीजर के बारे में जानकारी के बाद बहुत ही इफेक्टिवली कर पाएंगे। माननीय सदस्यगण, हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। मीडिया को भी इस व्यवस्था का चौथा अंग माना गया, पर हमारी विधायिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विधानमंडलों को लाइट हाउस माना जाता है, जो अंधेरे में देश को, समाज को रोशनी दिखाने का काम करती हैं, और जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी वहीं होती है। सरकार नीतियों एवं कानूनों को भले इनिशिएट करे, पर उन्हें अंततः लेजिस्लेचर ही अप्रूव करता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इंप्लीमेंट करता है। न्यायपालिका नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं विधायिका द्वारा बनाए कानूनों को इंटरप्रेट करती है। इस प्रकार देश के डेवलपमेंट और चौतरफा विकास के लिए इन तीनों अंगों को अपने दायरे में काम करना कितना जरूरी है, यह हम सब बेहतर ढंग से जानते हैं। स्मूथ वर्किंग के लिए इनके बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस और म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। जब भी यह बैलेंस डिस्टर्ब होगा, पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और इसका असर लोगों पर पड़ेगा। अतः विधायिका के लिए जरूरी है कि वह संविधान की सीमा में उचित तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। साथ साथ सरकार के लिए भी आवश्यक है कि वह संसद के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखे और हर सदस्य, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, एक दूसरे के सहयोग से कैसे देश के कामों को आगे बढ़ा सके, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट करेंगे तो हम न्यायपालिका को विधायिका एवं सरकार के कामों में दखल देने का मौका देंगे। समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको उदाहरण देता। अनेक ऐसे मामले अपने जीवन में देखते हैं जिन पर हम कहते हैं कि न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है, पीआईएल हो रहा है। आप पाएंगे कि अंततः उन चीजों को एड्रेस करने का काम हम लेजिस्लेचर्स का है, विधायिका का है। अगर हमने समय से उन पर काम नहीं किया तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण रोड एक्सीडेंट्स का है। जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो पता चला कि इसके बारे में कानून लगभग 3 दशक पहले बने थे। इस बीच न्यायपालिका उसमें जब मामले गए तो उसने अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे कि हम अगर आगे बढ़कर इन लोकहित के मुद्दों को संसद में नहीं उठाते, इनका प्रॉपर एड्रेसल नहीं करते, जो जरूरत है उसके अनुसार हम इसमें काम नहीं करते, तो वहां प्रकृति में कोई चीज वायड नहीं रहती, कोई ना कोई वहां पर आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा दायित्व है कि कैसे हम इन चीजों के बारे में सोचें। हम ये जानते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, खास तौर से 90 के दशक के बाद। हम डिजिटल एज में हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग के एरा में कितनी तेजी से चीजें हो रही हैं, इसका एहसास हम सबको है। आज का आने वाला वोटर, हम सब सुनते हैं, एस्पिरेशनल यूथ है। उन्हें तेज गति से परिणाम चाहिए। हमें भी उनके सपनों के अनुरूप समयबद्ध परिणाम कैसे यह व्यवस्था दे सके, इसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक हम विधायिका पर ही है। उसके लिए लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क समय से बने, इसमें हमारी विधायिका कैसे पहल करे, यह हमारी जिम्मेदारी है।
अतः हमें डायनेमिक लेजिस्लेचर की आवश्यकता है, जिसकी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो, जो हमारी संस्थाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भी गढ़ सके। हमने देखा है दुनिया के कई संसदों में इस तरह की संस्थाएं हैं जो फ्यूचरिस्टिक काम करती हैं कि किस तरह से समस्याएं आने वाली हैं, उनके बारे में हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इस पर विमर्श और संवाद के बाद रास्ते तय होते हैं। नया कानून बनाना जितना महत्वपूर्ण है, हमने पाया संसद में आने के बाद उतना ही जरूरी है पुराने ऑब्सलीट हो चुके कानूनों को रिपील करना, देखना कि उनकी प्रासंगिकता कितनी है। अगर नहीं है तो उन्हें कैरी करने का कोई अर्थ नहीं है, उससे उलझने बढ़ती हैं, क्योंकि इस तरह के यूजलेस कानून जो समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, अगर वो कायम रहते हैं तो इससे जनता को परेशानी होती है। इसलिए स्टैच्यू बुक में अगर वो हैं तो आम नागरिकों को उससे परेशानी होती है, उसे देखने की जिम्मेदारी हम सब की है। कई बार मुझे संशय होता है कि जिस गति से हम काम कर रहे हैं, हमारी विधायिकाओं में जो कुछ आजकल हो रहा है, विस्तार से कल चेयरमैन साहब ने कहा था, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर जो समाज के सामने चैलेंजेस हैं, क्या हम उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं, क्या हम उनको टैकल कर पा रहे हैं? और यह जिम्मेदारी किसी एक पक्ष की नहीं है, पूरे संसद की है। हर छोटे बड़े दल जो उसमें शामिल है, सबकी सामूहिक और समान जिम्मेदारी है। इसलिए हमें, मेरा आग्रह है कि इस पर हमें कभी न कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही गांधी के रास्ते में गांधी के देश में कोई रास्ता निकाल सकता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर मैंने आया तो अध्ययन करना शुरू किया, और मेरी सीमित समझ में और जो बड़े अनुभवी सांसदों से, बड़े जाने माने लोगों से जो मुझे सुनने और जानने का मौका मिला कि बिना प्लान्ड वे में, बिना रूल्स ऑफ प्रोसीजर के फ्रेमवर्क में कोई काम हो नहीं सकता। हम जब चाहे जो चीज उठा लें, यह सिस्टम में कहीं होता नहीं, न संभव है। इसलिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर में काम करना कैसे आवश्यक है, जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से स्पष्ट होगा। ये रूल्स बनता कैसे है? ये सारे रूल्स हम सब कलेक्टिवली मिलकर रूल्स कमेटी द्वारा बनाते हैं। सरकार या सभा के जो चेयर है वो रूल नहीं बनाते, सदन की सहमति से रूल बनता है। इसलिए सरकारी पक्ष विपक्ष सबको स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन और कंसेंसस बिल्डिंग के सिद्धांत पर चलना चाहिए। माननीय सदस्यगण, जैसा आप जानते हैं, संसद के पास सीमित समय होता है। यह मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अनुभव होगा। हमें पब्लिक इंपॉर्टेंस की इश्यूज को जो समय तय है उसमें ही डिस्पोज करना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए सदन में इफेक्टिव मैनेजमेंट, समय का इफेक्टिव मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। समय तय होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें सबकी सहमति होती है। उस समय का अनुपालन अगर नहीं हम कर पाएंगे तो बाकी काम विलंब से चलेंगे। इसलिए हर सदस्य को लगेगा बोलने के बाद कि अभी हमें और बोलना है, अधिक समय की मांग होती है। पर वो किस रूप में, व्यवहारिक रूप में दिक्कतें क्या खड़ी होती है चेयर के सामने कि अगर आप समय लेते हो, निर्धारित समय से आगे जाते हैं, तो बड़ी परेशानी होती है, जो आने वाले दिनों में आप सदन में अपने व्यवहारिक अनुभव से और बेहतर तरीके से जानेंगे। तो कम समय में कैसे हम इफेक्टिवली उस विषय पर अपनी बात कह सकें, यह हम सब के लिए एक चुनौती होती है। मैं मानता हूं, अपने अनुभव से जो सीखा हूं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिस विषय पर हमें बोलना है उस पर हम प्रॉपर होमवर्क करें और स्पेसिफिक पॉइंट्स बनाएं, जिससे समय के तहत हम अपनी बातों को कह सकें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, टेक इट फ्रॉम मी, कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी अच्छे भाषण को बीच में रोकना नहीं चाहता। इसलिए हमें उन कठिनाइयों और बाधाओं को समझना चाहिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को फेस करनी पड़ती है। वास्तव में यह सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कैसे मिलकर के समय के अनुपालन, समय के तहत अपनी बात कहने और काम को डिस्पोज करने की शैली विकसित करें, समय के तहत अपनी चीजों को हम निष्पादित करें। यह हमारा सामूहिक दायित्व है। मैं आपको अपने अनुभव से एक चीज और शेयर करूंगा। जैसे बजट पर जो आप देखेंगे आने वाले दिनों में, बजट पर बड़े मोटे मोटे दस्तावेज मिलते हैं, पर उन दस्तावेजों को पढ़ने समझने के लिए बड़ा समय चाहिए। और मैं मानता हूं, कम से कम मैं अपने बारे में, मेरा यह अनुभव रहा कि हम सब बहुत एक्सपर्ट नहीं उन विषयों के, पर उन पर हमें बोलने की, लगता है कई चीजों में इंटरवेन करने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हमें जानना चाहिए पहले से कि हमारे समाज के सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहां हैं। हम महत्वपूर्ण चीजों में, चाहे गरीबी हो या अन्य
मुद्दे हों, कहां खड़े हैं, कौन सा वर्ग कहां खड़ा है, कौन सा क्षेत्र कहां खड़ा है और समाज का कौन सा तबका कहां है जिसको सबसे अधिक मदद की जरूरत है, उन चीजों को हम आउटलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बिना तैयारी के संभव नहीं। इसी तरह अगर सोशल इंडिकेटर्स हमें मालूम है तो उसी के अनुसार बजट का एलोकेशन किस प्रोपोर्शन में कहां कैसे हो, उनको जानकर हम बजट की प्रभावी समीक्षा, इफेक्टिव ढंग से हम अपना मॉनिटरिंग, इफेक्टिव ढंग से हम उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। मैं अक्सर सदन में जब आया तो सुनता हूं कि भाई सरकार इतना खर्च इस क्षेत्र में बढ़ा दे, हर चीज में मांग होती है, ये पैसे और एलोकेट कर दे, यहां और बढ़ा दे, पर आज तक मैं बहुत कम लोगों को सुना हूं। डॉक्टर लोहिया वगैरह के जमाने का डिबेट देखा, तब की कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन बाद के दिनों में यह प्रवृत्ति मुझे कम दिखाई पड़ती कि पैसे आएंगे कहां से। आप बगैर ये सुझाव दिए कि पैसे कहां से आएंगे, आप कहते हैं हर जगह बढ़ा दें, तो आपकी आमद कितनी है देश की, उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। हमें सोचना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि हम इन चीजों पर एलोकेशन बढ़ा दें, इन चीजों पर कम खर्च हो रहा है, तो हम यह भी बताएं कि पैसे का फ्लो कहां से आएगा, इनकम कैसे बढ़े। आप देखें डॉक्टर लोहिया या कृपलानी वगैरह उस जमाने में 63 के आसपास बाई इलेक्शन में शायद आए थे, कितने कम समय रहे लेकिन कितना इफेक्टिव ढंग से उन्होंने इंटरवेन किया कि उनके भाषण आज भी याद किए जाते हैं, उनके इंटरवेंशन आज भी याद किए जाते हैं, और उनके साथ बड़ी संख्या नहीं थी पार्टी की। इसलिए जो भी बजट पेपर्स मिले उनको स्क्रूटनी करके उनमें इंपॉर्टेंट सूचनाएं निकाल करके, उन मोटे मोटे दस्तावेजों के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स निकालकर, एक्सपर्ट से समझकर खुद उनको लोक भाषा में, सहज और सरल भाषा में अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो उसका गहरा असर होता है। मैं मानता हूं कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें जरूरी नहीं कि हम इकोनॉमिक्स या बजट की बहुत समझ रखें, कम से कम मुझे नहीं थी, पर इफेक्टिव लेजिस्लेचर होने के लिए आवश्यक है कि जिस विषय पर भी हम बोलें बड़ी तैयारी के साथ बोलें। एक और चीज मैंने पाया कि हमारी रुचि जीवन के जिन विषयों में है, समाज के जिन विषयों में है, उनमें हम एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं, या आप समाज में जिन क्षेत्रों में इतने वर्षों से काम करते रहे, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, उनमें अगर आपकी एक्सपर्टाइज है तो उसको और डेवलप करके कैसे उन क्षेत्रों पर, उन सवालों पर, उन विषयों पर सदन को बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं। ऐसे सुझाव सरकार से लेकर मीडिया और सदन के लोग बहुत गंभीरता और गहराई से सुनते हैं, यह मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। हमेशा आप यहां पाएंगे राज्यसभा में कि सेक्रेटरीट के अधिकारी बहुत ही हर तरह से हर वक्त मदद के लिए तैयार हैं। आपके संसदीय जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको इजी और इफिशिएंट बनाने के लिए नई तकनीक और प्रणालियां स्थापित हैं। माननीय सदस्यगण, आपको सदन में मुद्दों को उठाने के लिए ई नोटिस ऑनलाइन सबमिट करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आप वेरियस पार्लियामेंट्री डिवाइसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस सबमिट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको सूचना दी गई होगी और लिटरेचर भी मिला होगा। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी आज देश के रिचेस्ट लाइब्रेरियों में से है। आपके लिए किसी भी विषय पर रेफरेंस मटेरियल के लिए 24/7 की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पार्लियामेंट के रिसर्च विंग को और बेहतर बनाया गया है, हम सब इसका लाभ ले सकते हैं। कई बार आप खबरें पढ़ते होंगे कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में अब उपस्थिति पहले कितनी होती थी, आज कितनी कम है, तो कम से कम हम उसका बड़ा सार्थक उपयोग कर सकते हैं। आप देखें पहले के जो भी मशहूर पार्लियामेंट्रियंस हुए, जैसे मैंने लोहिया जी के नाम बताया, उसके बाद आप देखें अनेक लोग, और मैं सिलसिलेवार नहीं बता रहा हूं, जो मेरी स्मृति में आ रहा है वो मैं आपसे उल्लेख कर रहा हूं। मधुल में जिनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, मैं पढ़ रहा था, हमारे आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा के स्पीकर थे। मधुल में जी पर एक संसद ने किताब जारी की है, उस अवसर पर जो उन्होंने भाषण दिया है जरूर हम सबको पढ़ना चाहिए। मधुल में जी जिस दल से आते थे बहुत कम सांसदों की संख्या थी, पर उस एक व्यक्ति के इफेक्टिव इंटरवेंशन ने कैसे पूरे देश, समाज और राजनीति और सदन को प्रभावित किया, इस पर हमने नहीं, सोमनाथ चटर्जी जी ने बोला। वो जरूर आप पढ़िए अगर हमारे अंदर ये कामना है कि हम बहुत इफेक्टिव पार्लियामेंटन होना चाहते हैं। ये मधुलमेय की जन्म शताब्दी है। ज्योतिर्मय बसु, मधु दंडवते, एरा सेजियन, ए.के. गोपालन, एन.जी. रंगा से लेकर अटल जी, नाथ पई, चंद्रशेखर जी, प्रकाशवीर शास्त्री, भूपेश गुप्त, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अनेक लोग, आप प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी जिन्हें हम
खासतौर से मैं ऋषि तुल्य पुराने सांसदों की कैटेगरी में रखता हूं। उनके जो रेमिनेंसेज है, संस्मरण है पार्लियामेंट पे, उसको जरूर पढ़िए। पार्लियामेंट क्या थी, किस स्तर के डिबेट होते थे, आज हम कहां हैं। मेरा मानना है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय पार्लियामेंट में बैठें और दूसरों की बातों को बहुत गहराई से सुने तो हमें बहुत सीखने का अवसर मिलता है। मैं एक निजी संस्मरण आपसे शेयर कर रहा हूं। जब मैं यहां आया तो मुझे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री प्रणव बाबू से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे अपने जीवन का प्रसंग सुनाया कि कैसे पहली बार जब वो सांसद बनकर के आए तो उस वक्त के जो एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने कॉरिडोर में बुलाकर कहा कि अगर आप बहुत अच्छी तरह से चाहते हो कि इस प्रोसेस को समझो, पार्लियामेंट के रूल्स प्रोसीजर को आप जानो, तो बिल्कुल 11 से लेकर जब तक पार्लियामेंट चले आप बैठ करके चीजों को वॉच करें, पढ़ें, समझें, जाने, रूल्स और प्रोसीजर को जाने। कहने की जरूरत नहीं कि प्रणव बाबू ने कहा कि मैंने वो किया। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि रूल्स और प्रोसीजर के बारे में पुराने लोगों से आप पूछें, मतलब वो लिविंग लीजेंड्स में से थे, चलती फिरती लाइब्रेरी थे। तो अगर हम इन रोल मॉडल्स को अपनाएं तो हमारे लिए इसमें काम करने का बड़ा अवसर है। मैं खुद जब पार्लियामेंट में आया तो उस वक्त मैंने देखा अरुण जेटली जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, आज भी राम गोपाल यादव जी हैं, गुलाम नबी जी, प्रसन्न आचार्य जी, चिदम्बरम जी और कई लोग हैं। मैं हाल के लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। आज भी डिबेट होती है तो राज्यसभा के डिबेट्स देखिए, उसका स्तर कितना बेहतर होता। तो हम सब मिलकर के किस रूप में पूरे इस राजनीति या खास तौर से संसद की गरिमा को बहुत आगे ले जा सकते हैं, जिसको इतिहास याद करे, लोग याद करें, उसके लिए सारे नाम प्रेरणास्पद हैं। मुझे लगता है दो एक चीज और मैं बताना आपसे शेयर करूं जिसपे हमारा ध्यान कम जाता है, लेकिन जहां हमारी बड़ी भूमिका हो सकती है। माननीय सदस्यगण, हमारी संसद में एक प्रभावी कमेटी सिस्टम है जो एग्जीक्यूटिव के कामकाज की डिटेल्ड स्क्रूटनी करती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि समितियों के काम से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिलेगा। मैं खुद 4 साल डिफेंस कमेटी में 3 साल था। बहुत कुछ जानने का, मुझे सीखने का मौका मिला। इन समितियों को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से माननीय सदस्य नियमित रूप से इन समितियों में उपस्थित रहें और कंट्रीब्यूट करें तो निश्चित तौर से बड़ा काम होता है। एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के संबंध में। आप जानते हैं कि संसद द्वारा कानून बनने के बाद उसे इंप्लीमेंट करने के लिए डिटेल्ड रूल्स एवं रेगुलेशन बनाने के लिए संबंधित मंत्रालय को जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हीं रूल्स एवं रेगुलेशंस के माध्यम से आपके द्वारा पारित कानून लागू होते हैं। जो संसद पारित करती है, जिसमें आप बहस करते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो कानून कैसे बनता है। अब स्थिति यह बनती है कि अधिकारी रूल्स बनाते हैं और वही लागू भी करते हैं। ये रूल्स टेक्निकली कानून की कैटेगरी में आ जाते हैं। वैसे ये सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स के अगेंस्ट मुझे लगता है, पर पांडे जी और बाकी लोग बताएंगे, पर पूरी दुनिया में चूंकि सदन के पास समय कम है, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे संसार में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी एक्सपर्टाइज के कारण, इन अन्य कारणों से भारत ही नहीं, विश्व के सारे पार्लियामेंट्स में यही सिस्टम फॉलो होता है। पर यह देखना कि रूल एक्ट के लेटर और इंटेंट के अनुसार बन रहे हैं कि नहीं, उसमें एक्सट्रेनियस चीजें तो नहीं डाल दी गई, यह देखना हम सांसदों का काम है और इसमें आपकी बड़ी प्रभावी भूमिका हो सकती है। यह 2 स्तरों पर होता है, सदन में और समितियों में। रूल्स नोटिफाई होते ही सदन के पटल पर रखे जाते हैं। उसके बाद आप स्टैच्यूटरी मोशन का नोटिस दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि कहीं आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, उसे डिसअलाउ करने के लिए, यह मोशन सदन में डिस्कस होगा, वोटिंग होगी। अगर यह पास होता है तो लोकसभा में जाएगा, और वहां भी पास होता है तो संबंधित मंत्रालय को उस रूल को बदलना या निरस्त करना पड़ेगा। दूसरा, उसके लिए एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी भी होती है। यह कमेटी रूल्स एवं रेगुलेशन की स्क्रूटनी करके संसद को अपने सुझावों के साथ रिपोर्ट करती है, जिसे मंत्रालय के पास एक्शन के लिए भेजा जाता है। इस पावर का आप अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो मंत्रालयों के रूल्स ठीक बनेंगे, उनमें सुधार होगा, अन्यथा रूल्स जैसे बन जाएंगे वही लागू होंगे। अंत में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुछ पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने राज्यसभा में 21 मई 1952 को कहा था, एंड आई कोट इट, अनलेस वी इन पार्लियामेंट रियलाइज our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare and good of the people within a reasonable time, I have not the slightest doubt
in my own mind that this parliament will be treated by the public outside with utter contempt. With utter contempt, I repeat you. ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, जिन्हें संविधान बनाने का दायित्व मिला था, जिन्होंने बनाया, जिनकी हम चर्चा स्मरण करते हैं, उनका कोट मैं कह रहा हूं। फिर आगे वो कहते हैं, इट वुड बी थिंग नॉट वांटेड एट ऑल। कोट खत्म। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है और जो सूचना है उसके अनुसार यह कार्यक्रम आपको बहुत आपके लिए उपयोगी रहा और आप इसके बाद अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का वहन बहुत कुशलता से और बेहतर तरीके से करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राज्यसभा के महासचिव, अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी एजेंसियों को जो इसमें लगे रहे, जिनके प्रयास ये संपन्न हुआ बेहतर तरीके से, उनको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।